26 जनवरी 1950 को इंडिया ने बहुत बड़ा कदम उठाया। हमने अपना संविधान अपनाया जो गुलामी के जख्मों से भरे देश के लिए आशा की किरण था। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो ये पवित्र किताब लिखी, उसमें सबके लिए न्याय, समानता और भाईचारा का वादा था। ये खास तौर पर इंडिया के सबसे कमजोर लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए बहुत मायने रखता था। इन समुदायों को, जिनको हमेशा पीछे रखा गया और बुनियादी हक से वंचित रखा गया, उन्हें आखिरकार एक अच्छे और बराबरी वाले भविष्य की झलक दिखाई दी। संविधान उनकी ढाल बन गया, भेदभाव के खिलाफ उनका हथियार और सम्मान से जीने का वादा। लेकिन आज वो वादा खतरे में है। देश पर काले बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि हमारे लोकतंत्र की नींद हिल रही है। हमारे संविधान में इतनी मेहनत से लिखे गए अधिकारों को धीरे धीरे और चालाकी से छीना जा रहा है। असहमति की आवाजों को दबाया जा रहा है। उनकी जगह डर और चुप्पी का माहौल बनाया जा रहा है। हम एक दोराहे पर हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। जिस इंडिया का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जिस इंडिया के लिए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान की, वो एक धुंधली याद बनने का खतरा है। अब समय आ गया है कुछ करने का। हमारे संविधान पर हमला बहुआयामी है। हमारे लोकतंत्र के स्तंभों को ध्वस्त करने की एक सुनियोजित रणनीति। वक्फ की संपत्तियां, हमारे मुस्लिम भाइयों के पवित्र स्थान पारदर्शिता की आड़ में व्यवस्थित रूप से जब्त किए जा रहे हैं। मस्जिदें, कब्रिस्तान, पीढ़ियों से समुदाय को सौंपी गई जमीन, सब कुछ छीना जा रहा है। यह सिर्फ जमीन की बात नहीं है, यह एक समुदाय के इतिहास, उनकी पहचान, अनुच्छेद 26 द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता के उनके अधिकार को मिटाने के बारे में है। फिर सीए एनआरसी है, एक क्रूर और भेदभावपूर्ण नीति जो हमारे धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के दिल पर वार करती है। यह अधिनियम हमें धर्म के आधार पर विभाजित करना चाहता है, कुछ नागरिकों को दूसरों से ज्यादा बराबर बनाना चाहता है। यह अनुच्छेद 14 के सार का उल्लंघन करता है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। ये अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, वे एक गहरी बीमारी के लक्षण हैं। हमें इन अन्यायों को पहचानना चाहिए कि वे क्या हैं। भारत की आत्मा को फिर से लिखने के जबरदस्त प्रयास। हमारे अधिकारों पर हमला सिर्फ कानूनों और नीतियों तक सीमित नहीं है, यह जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे किसान, हमारे देश की रीढ़ हमले के अधीन हैं। उनकी जमीनें, उनकी आजीविका छीनी जा रही है और निगमों को सौंप दी जा रही है। जीवन के अधिकार की गारंटी देने वाले 21वें अनुच्छेद को रौंदा जा रहा है। हमारे आदिवासी भाई बहन, इस भूमि के मूल निवासी, भी इसी तरह के हमले का सामना कर रहे हैं। विकास के नाम पर उनकी जमीनें, उनके जंगल, उनकी जीवन शैली नष्ट की जा रही है। संविधान की 5वीं अनुसूची, जो उनके अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करती है, की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। जिन जंगलों की उन्होंने सदियों से रक्षा की है, उन्हें खदानों और उद्योगों के लिए साफ किया जा रहा है, जिससे वे अपने घरों और अपनी विरासत से विस्थापित हो रहे हैं। यह एक गहरा घाव है, एक ऐसा घाव है जो हमारे देश की आत्मा को जकड़ेगा और जहर देगा। हमारे संविधान पर वर्तमान हमला कोई अलग थलग घटना नहीं है। हमारा इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि कैसे हाशिए पर रहने वालों के अधिकारों को बार बार कमजोर किया गया है। 2018 में SC/ST अत्याचार अधिनियम का कमजोर होना एक भयानक उदाहरण है। यह अधिनियम, जिसका उद्देश्य दलितों और आदिवासियों को जाति आधारित हिंसा से बचाना था, को कमजोर कर दिया गया, जिससे अपराधियों का हौसला बढ़ा और पीड़ितों को और अधिक असुरक्षित छोड़ दिया गया। इसी तरह OBC आरक्षण में हेरफेर ने वंचित समुदायों के अनगिनत व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित कर दिया है। ये उदाहरण महज राजनीतिक चालबाजी नहीं है, वे मौजूदा सत्ता संरचनाओं को बनाए रखने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को अधीन रखने के जानबूझकर किए गए प्रयास हैं।
ये कार्य सामाजिक न्याय और समानता की जड़ पर प्रहार करते हैं, जिन सिद्धांतों पर हमारा संविधान आधारित है। भाग 5, एक खतरनाक सपना, हिंदू राष्ट्र का भूत। हमारे संविधान पर इन हमलों के पीछे एक खतरनाक और विभाजनकारी विचारधारा है, हिंदू राष्ट्र का सपना। यह विचारधारा भारत को विशेष रूप से हिंदुओं के लिए एक राष्ट्र के रूप में फिर से परिभाषित करना चाहती है, अन्य सभी समुदायों को दूसरे दर्जे की नागरिकता में स्थानांतरित करती है। यह दृष्टि हमारे संविधान में निहित बहुलवादी और समावेशी लोकाचार के बिल्कुल विपरीत है। मनुस्मृति का पुनरुत्थान एक प्रतिगामी और भेदभावपूर्ण ग्रंथ इस खतरनाक प्रक्षेप वक्र का एक स्पष्ट संकेत है। यह ग्रंथ, जिसे डॉ आंबेडकर ने 1927 में जाति उत्पीड़न की अस्वीकृति के प्रतीक के रूप में सार्वजनिक रूप से जलाया था, अब कुछ वर्गों द्वारा पुनर्जीवित और सराहा जा रहा है। इस विचारधारा के समर्थक एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां अल्पसंख्यकों को सताया जाता है, जहां दलितों और आदिवासियों को अधीन रखा जाता है और जहां असहमति का क्रूर बल से सामना किया जाता है। यह वह भारत नहीं है जिसके हम भारत के लोग हकदार हैं। भाग 6, उत्पीड़न के उपकरण, संस्थानों का दुरुपयोग। हमारे संवैधानिक अधिकारों का क्षरण उनकी रक्षा के लिए बनाए गए संस्थानों के व्यवस्थित दुरुपयोग से और भी सुगम होता है। सीबीआई और ईडी जैसे संस्थान, जो मूल रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थे, का इस्तेमाल असंतुष्टों और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में तेजी से किया जा रहा है। यह हमारे लोकतंत्र की नींव, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को कमजोर करता है। चुनाव आयोग और न्यायपालिका पर डाला गया दबाव एक और चिंताजनक प्रवृत्ति है। ये संस्थान एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र की आधारशिला है। जब कानून को बनाए रखने वाले संस्थानों को ही उत्पीड़न के साधन में बदल दिया जाता है, तो यह भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करता है। यह एक खतरनाक रास्ता है जो अत्याचार की ओर ले जाता है, लोकतंत्र की ओर नहीं। भाग 7, भीतर से विश्वासघात, नेताओं की चुप्पी। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि जो लोग सत्ता के पदों पर हैं, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, उनकी चुप्पी। रामदास आठवले और अनुप्रिया पटेल जैसे नेता, जो दलित और ओबीसी उत्थान के वादे पर प्रमुखता से उभरे, अपने ही लोगों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में विफल रहे हैं। इसी तरह जेडीएस, एलजेपी, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जैसी पार्टियां, जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं और अल्पसंख्यक अधिकारों के हक की बात करती है, हमारे संविधान पर इन हमलों के सामने संदिग्ध रूप से चुप रही हैं। उनकी चुप्पी बहरी कर देने वाली है, उनकी निष्क्रियता अक्षम्य है। यह चुप्पी, यह मिलीभगत उत्पीड़कों का हौसला बढ़ाती है। यह एक संदेश भेजता है कि ये अन्याय स्वीकार्य है, कि हाशिए पर रहने वालों के अधिकारों पर बातचीत की जा सकती है। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सही के लिए खड़े हों, न कि उन लोगों की जो सत्ता की छाया में छिप जाएं। भाग 8, एक दशक का नुकसान, बंटवारे की कीमत। पिछले एक दशक में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचारों में तेजी से वृद्धि हुई है। एससी, एसटी अधिनियम के कमजोर होने से अपराधियों का हौसला बढ़ा है, जिससे घृणा अपराधों में वृद्धि हुई है। ओबीसी आरक्षण को कमजोर कर दिया गया है। योग्य व्यक्तियों को अवसरों से वंचित किया गया है। वक्फ संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, जिससे मुस्लिम समुदाय के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने का क्षरण हो रहा है। शिक्षा और रोजगार क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। धन में कटौती और अवसर सिकुड़ रहे हैं। दशकों में श्रमसाध्य रूप से बनाया गया सामाजिक सुरक्षा जाल ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे सबसे कमजोर लोग बेनकाब और असुरक्षित हो गए हैं। मॉब लिंचिंग और निगरानी न्याय का उदय इस बात का एक भयानक अनुस्मारक है कि हम कानून व्यवस्था के रास्ते से कितना दूर भटक गए हैं। यही कीमत हम फूट, चुप्पी और निष्क्रियता के लिए चुकाते हैं।
यह वह भारत नहीं है जिसके हम हकदार हैं। भाग 9, एकजुट हों और विरोध करें, कार्रवाई का आह्वान। समय आ गया है कि हम भारत के लोग अपने संविधान को, अपने लोकतंत्र को पुनः प्राप्त करें। हमें नफरत और फूट की इन ताकतों का विरोध करने के लिए अपनी विविधता में एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सत्ता से सच बोलना चाहिए और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, आदिवासी, किसान, महिलाएं, युवा, हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए, यह मानते हुए कि एक पर हमला सभी पर हमला है। हमें अपने और दूसरों को हमारे संवैधानिक अधिकारों और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। हमें अपने वोट का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। ऐसे नेताओं का चुनाव करना चाहिए जो संविधान को बनाए रखेंगे, न कि उन लोगों का जो इसे कमजोर करना चाहते हैं। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत से प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉ. आंबेडकर की अटूट भावना, महात्मा गांधी के अटूट विश्वास, जवाहरलाल नेहरू की समावेशी दृष्टि, भगत सिंह के क्रांतिकारी उत्साह और अशफाक उल्लाह खान के साहस से वे एक ऐसे भारत के लिए लड़े जहां हर कोई सम्मान और स्वतंत्रता के साथ रह सके। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। यह हमारे सामूहिक सपनों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। आइए हम अपने संविधान के मूल्यों को बनाए रखने, न्याय और समानता के लिए लड़ने और एक ऐसा भारत बनाने का संकल्प लें जो वास्तव में सभी का हो। हमारी आवाज गूंज उठे, संविधान बचाओ, भारत बचाओ।